जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरों को जानने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। छत्तीसगढ़ में डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत साहब मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी रात में आ चुके हैं। सम्मेलन में पहली बार एसपी रैंक के अफसरों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। नवा रायपुर स्थित आईआईएम कैंपस में डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस चल रही है। कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के सलाहकार अजीत डोभाल, रॉ के चीफ पराग जैन और आईबी चीफ तपन डेका भी शामिल हैं। इसके पहले तीनों ने अफसरों की बैठक ली। पहले दिन की बैठक दोपहर 2 बजे से शुरू हुई, जिसमें देश की आंतरिक सुरक्षा, खुफिया तंत्र और भविष्य की रणनीतियों पर उच्च स्तरीय चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी रात को रायपुर पहुंच चुके हैं। कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री को नए स्पीकर हाउस M1 में ठहराया जाएगा, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वित्त मंत्री आवास M11 में ठहरे हैं। इसके अलावा देश भर के लगभग 600 अधिकारी और वीआईपी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। इस बार सम्मेलन में पहली बार एसपी रैंक के अफसरों को भी शामिल किया जा रहा है और अच्छी बात यह है कि यह छत्तीसगढ़ में हो रहा है। 16,000 एनएचएम कर्मचारियों के आर्थिक हालात बिगड़ चुके हैं। 2 महीने से इनको वेतन नहीं मिल पाया है। आंदोलन करने वालों की बहाली भी नहीं हो पाई है। छत्तीसगढ़ के तकरीबन 16,000 एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को पिछले 2 महीनों से वेतन नहीं मिल पाया है। लगातार वेतन अटके रहने की वजह से कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। जिला इकाई रायपुर ने इस संबंध में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस मांग के बीच तकरीबन 27 नवंबर को डॉक्टर प्रियंका शुक्ला का स्वास्थ्य विभाग से ट्रांसफर कर दिया गया। अब उनकी जगह पर संचालक की जिम्मेदारी 2011 बैच के आईएएस संजीव कुमार झा संभालेंगे। कर्मचारियों ने उम्मीद जताई है कि झा के आ जाने से कामों में तेजी आएगी और उनका अटका वेतन भी मिलेगा। कर्मचारी संघ ने बताया कि राज्य भर में कार्यरत एनएचएम कर्मचारी जनमानस को स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन पिछले 2 महीने से वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। इससे नाराज कर्मचारी आर्थिक संकट में फंस चुके हैं। बंगाल में बने सिस्टम की वजह से छत्तीसगढ़ में बारिश के आसार हैं। रायपुर, बिलासपुर, बस्तर संभाग में बौछारें पड़ सकती हैं। 24 घंटे में ठंड में बढ़ोतरी होने जा रही है। बंगाल की खाड़ी में बने डीप प्रेशर एरिया के कारण छत्तीसगढ़ में बादल छाए रह सकते हैं। दक्षिण और मध्य हिस्से यानी कि बस्तर, धमतरी, महासमुंद, रायपुर, बिलासपुर संभाग में कहीं कहीं पर हल्की बारिश या फिर बूंदाबांदी की संभावना है। पिछली रात से ठंड में वृद्धि हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में 1 से लेकर 2 डिग्री तक की और गिरावट हो सकती है। इसके बाद आने वाले 2 दिनों तक कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में अगले 24 घंटे में शीतलहर चलने को लेकर अलर्ट जारी है। स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि अचानक तापमान में उतार चढ़ाव से हाइपोथर्मिया, सर्दी जुकाम और वायरल फीवर का खतरा बढ़ सकता है। इसीलिए शीतलहर के दौरान अनावश्यक रूप से बाहर न निकले, जरूरी होने पर ही यात्रा करें और पूरी तरीके से गर्म कपड़े पहन कर रखें। छत्तीसगढ़ के 708 गांवों के नाम रिकॉर्ड से गायब है। जनगणना की तैयारी शुरू हुई तो अधिकारियों को अब जाकर इस बात की जानकारी लगी है। बता दें, छत्तीसगढ़ में एक बड़ी प्रशासनिक चूक सामने आ रही है। प्रस्तावित जनगणना से पहले एक बड़ी गड़बड़ी उजागर हुई है। केंद्र सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की सूची से छत्तीसगढ़ के तकरीबन 708 गांवों के नाम ही गायब हैं। वजह यह है कि इन गांवों को नगर निगम, नगर पालिका या फिर नगर पंचायत की सीमा में शामिल तो कर लिया गया, लेकिन इनकी नोटिफिकेशन सांख्यिकी विभाग को भेजना ही भूल गए। अब ग्रामीण और शहरी सीमा तय करने में अफसरों को परेशानियां बढ़ चुकी हैं। नगरीय प्रशासन विभाग ने गांवों के शहरीकरण को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन इसे सांख्यिकी विभाग को भेजना औपचारिकता समझकर टाल दिया गया। और अब जब जनगणना की तैयारी शुरू हुई है, तब पता चला है कि केंद्र के रिकॉर्ड में कई जिले में, खासतौर पर बस्तर, कोरबा, रायगढ़, कोंडागांव और रायपुर के गांव अपडेट ही नहीं हुए हैं। छत्तीसगढ़ में क्रिकेट का उत्साह इतना कि भारी उत्साह के बीच सिर्फ 10 मिनट के अंतर्गत ही सोल्ड आउट हो गई है दूसरे राउंड की टिकटें। दरअसल छत्तीसगढ़ में रायपुर में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले वनडे मुकाबले को लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। दूसरे फेज की ऑनलाइन टिकट की बिक्री बीते दिन शाम 5 बजे शुरू हुई और मात्र 10 से 12 मिनट में ही वेबसाइट पर टिकटें सोल्ड आउट दिखने लगी। ऑनलाइन बुकिंग कर चुके फैंस अब फिजिकल टिकट के लिए रायपुर के इंडोर स्टेडियम से टिकट ले सकते हैं। बता दें, ये मुकाबला 3 दिसंबर को नया रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके पहले 22 नवंबर को भी पहले चरण में शाम 5 बजे टिकटों की बिक्री शुरू होते ही 17 से 18 हजार टिकटें सिर्फ 15 मिनट में ही सोल्ड आउट हो गए थे। वेबसाइट पर सोल्ड आउट दिखने की वजह से लोग कंफ्यूज हुए कि सभी टिकट खत्म हो गए, जबकि ऐसा नहीं था। आज एक बार फिर से दूसरे राउंड में ऑनलाइन टिकटें उपलब्ध करी गई थी।
डोंगरगढ़, कवर्धा, कटघोरा नई रेलवे लाइन की काम जो है पिछले 6 सालों से केवल कागजों में पटरी बिछती हुई नजर आ रही है। बदहाली से उभरने दिग्विजय स्टेडियम को सचिव की दरकार है। ठंड और शीतलहर ने बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी करी है। बता दें छत्तीसगढ़ में 6 साल से इस प्रोजेक्ट ने जितनी सुर्खियां बटोरी उतनी तो पटरियां भी नहीं बिछ पाई हैं। शुरुआती सर्वे, डीपीआर और भूमि चिन्हांकन जैसे कागजी कार्य जरूर चालू हुए, लेकिन जिलों में सीमांकन की प्रक्रियाएं शुरू भी कर दी गई और राज्य सरकार ने 2024 में 300 करोड़ का बजट भी आवंटित किया। रेलवे, राज्य सरकार और एसपीवी पिछले 6 साल में इस प्रोजेक्ट में कंपनी के बीच कई दौर की बैठकें भी हुई, लेकिन वास्तविक प्रगति धरातल से गायब है। आज भी ग्राउंड पर न तो स्टेशन बिल्डिंग दिखती है और न ही रेल लाइन बिछाने की मशीनरी। बता दें यहाँ पर जो है इस स्थिति से अगर इस स्पीड से रेलवे पटरी बिछाने का काम चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि कलयुग समाप्त हो जाएगा, लेकिन पटरियां तक नहीं बिछ पाएंगी। छत्तीसगढ़ में डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस 6 सेशन में 36 डीजीपी अपने प्रेजेंटेशन को सौंपने वाले हैं। अपने राज्यों का क्राइम पैटर्न बताएंगे। पीएम और एचएम इसमें मॉडल टेस्ट स्टेट करेंगे और साथ ही मीटिंग में 500 से ज़्यादा अफसर और इसकी निगरानी ड्रोन से होने जा रही है। नवा रायपुर स्थित आईआईएम कैंपस में डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का पहला दिन रहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाई प्रोफाइल मीटिंग का शुभारंभ किया। मीटिंग में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल समेत 500 अधिकारी शामिल हुए। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी रात को रायपुर पहुंचे। डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस 6 सेशन में 36 डीजीपी प्रेजेंटेशन देंगे। प्रेजेंटेशन में अपने अपने राज्यों के क्राइम ग्राफ, क्राइम पैटर्न और उसे रोकने की जानकारी देंगे। हर राज्यों को प्रेजेंटेशन के लिए एक एक घंटे का समय उपलब्ध मिलेगा। प्रेजेंटेशन के बाद कॉमन क्राइम पैटर्न की लिस्ट तैयार की जाएगी और इसके साथ ही सभी राज्यों के डीजीपी संयुक्त चर्चा करके क्राइम को खत्म करने की स्ट्रैटेजी बनाएंगे। इसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए डोभाल, इंटेलिजेंस और रा चीफ समेत अन्य अधिकारी अपना तर्क रखेंगे। साथ ही इन्हीं तर्कों के आधार पर मॉडल नीति बनेगी और मॉडल स्टेट का चयन किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरें बिना किसी रुकावट के हम आप तक पहुंचा सके। साथ ही साथ ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर अवगत कराएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। रायपुर में सेहत से खिलवाड़ जारी है। 1 साल के अंतर्गत 15,090 किलो नकली पनीर जब्त किए गए हैं। ये तो वे पनीर है जो जब्त किए जा चुके हैं। इतने ऐसे पनीर कितनी मात्रा में होंगे जो अभी तक बाजारों से सोल्ड आउट हो चुके हैं। दरअसल राजधानी में नकली पनीर का धंधा लगातार बढ़ता जा रहा है। खाद्य विभाग की टीम ने पिछले 1 साल के अंतर्गत अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कार्यवाही करके 15,090 किलोग्राम से अधिक नकली पनीर को जब्त किया, लेकिन कार्यवाही के नाम पर सिर्फ औपचारिकताएं ही निभाई गई। छोटे से जुर्माने के बाद फैक्ट्रियों को फिर से संचालन की अनुमति मिल जाती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब्त किए गए पनीर में दूध की एक बूंद भी शामिल नहीं होती है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 59 के अंतर्गत यह एक गंभीर अपराध है, लेकिन अधिकतर मामलों में सिर्फ कम राशि का जुर्माना ही लगाया जाता है। लंबे समय से यह सिलसिला जारी है। छापा होती है, जब्ती होती है, कोर्ट में प्रकरण और फिर कुछ दिनों बाद फैक्ट्री दोबारा से शुरू कर दी जाती है। कांकेर में शिव महापुराण कथा का आयोजन हो रहा है। दूसरे दिन प्रदीप मिश्रा ने जीवन की समस्याओं के समाधान बताए। कहा, कथा जीवन की चाबी है। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा के द्वितीय दिवस गुरुवार को जीवन की समस्याओं के समाधान पर प्रकाश डाला गया। पंडित मिश्रा ने कहा कि शिव महापुराण कथा जीवन की वह चाबी है जिससे सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। कथा के आयोजनकर्ता जितेंद्र जायसवाल की सराहना करते हुए पंडित मिश्रा ने कहा कि जिस प्रकार भागीरथी अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए मां गंगा को धरती पर लाए थे, उसी तरह जायसवाल ने क्षेत्र के भक्तों के कल्याण के लिए इस कथा का आयोजन कर भागीरथी प्रयास किया है। पंडित मिश्रा ने कहा कि यह हम सबका सौभाग्य है कि बाबा की कृपा से हमें शिव महापुराण कथा सुनने का अवसर मिला है। उन्होंने भगवान शंकर को संपूर्ण जगत का पालनहार बताया। बड़ी खबर कोरिया जिले से, जहां हाथियों ने बुजुर्ग को पैरों से तले रौंद कर मार डाला। दौड़ा दौड़ाकर सूंड से उठाकर पटका, हाथ पैर की हड्डियां टूटी और मालगाड़ी की वजह से ये हाथी भड़के हुए थे। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में गुरुवार की रात 11 हाथियों ने एक बुजुर्ग को दौड़ा दौड़ाकर कुचला, रेलवे ट्रैक किनारे सूंड से उठाकर जमीन पर पटका और फिर पैरों से रौंद कर मार डाला। बुजुर्ग के हाथ पैर टूट गए हैं।
हड्डियां चकनाचूर हो गई हैं। ये पूरा मामला बैकुंठपुर वन परिक्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक मृतक का नाम पुलसाई पंडो है, जो बैकुंठपुर के बांधपारा गांव का रहने वाला था। शुक्रवार सुबह रेलवे ट्रैक के किनारे खेत में पुलसाई पंडो की लाश पाई गई। जमीन पर खून ही खून था, साथ ही हाथियों के कुचलने के निशान भी पाए गए हैं। वहीं पिछले 2 महीने में हाथियों के हमले की बात करें तो कोरबा में हाथी ने मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को कुचल कर मार डाला। रायगढ़ में हाथी के हमले से बुजुर्ग महिला की मौत हो गई थी। इसके अलावा गरियाबंद में भी एक बीमार हाथी ने आधी रात ग्रामीण को रौंद कर मार डाला था। जांजगीर चांपा में कार और बस में भिड़ंत देखने को मिली। कार के परखच्चे उड़ गए, सड़क किनारे बस पलट गई और 25 से अधिक यात्री घायल हो गए। दरअसल छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के मुलमुला थाना क्षेत्र के व्यासनगर के पास तेज रफ्तार बस और कार में जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में बस सड़क किनारे जा पलटी, जिसमें 25 से अधिक लोग घायल हुए हैं। वहीं हादसे में कार सवार भी 3 लोग घायल हुए हैं। हादसा इतना जोरदार था कि कार के परखच्चे उड़ गए हैं। सभी घायलों को फार्मगढ़ अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। सिवरी नारायण से बिलासपुर जा रही तेज रफ्तार बस और तेज रफ्तार कार में अनियंत्रित होकर के एक दूसरे से जा भिड़ी। घटना की जानकारी मिलने के बाद मुलमुला पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को सीएचसी अस्पताल पामगढ़ भेजा गया, जहां सभी का प्राथमिक उपचार जारी है। गंभीर घायलों को रेफर भी किया जा रहा है। बस में कितने लोग सवार थे, फिलहाल पुलिस इस बात की तफ्तीश में जुट गई है। रायपुर एनआईटी चौपाटी विवाद मामले में कांग्रेसियों ने थाने का घेराव कर दिया। विधायक मूरत के पोस्टर पर कालिख पोत दी गई। एफआईआर दर्ज करने पर विरोध जताया गया। रायपुर में विधायक मूरत के पोस्टर पर कालिख पोतने का मामला बढ़ता जा रहा है। एनआईटी चौपाटी के शिफ्टिंग के विरोध में युवा कांग्रेसियों ने विधायक राजेश मूरत के पोस्टर में कालिख लगा दी, जिसके बाद पुलिस ने जिलाध्यक्ष समेत कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज किया है और अब इसका विरोध करते हुए यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई ने थाने का घेराव कर दिया। 28 नवंबर को सरस्वती नगर थाने का घेराव करने पहुंचे कार्यकर्ताओं ने चौपाटी विवाद की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाने और जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्यवाही की मांग की है। वहीं 7 दिन के अंतर्गत कार्यवाही नहीं होने पर लोकतांत्रिक तरीके से मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की चेतावनी दी। विपक्ष लगातार चौपाटी हटाए जाने का विरोध कर रहा है। बता दें, रायपुर के एनआईटी चौपाटी को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। दुकानें भले ही आमानाका में शिफ्ट कर दी गई हैं, लेकिन विपक्ष इसे लेकर लगातार सरकार पर हमलावर है। पेंड्रा में 7 तो वहीं अमरकंटक में 6 डिग्री सेल्सियस पहुंचा है न्यूनतम तापमान। न्यूनतम तापमान सीजन के सबसे निचले स्तर पर आ चुका है। जनजीवन इसकी वजह से बुरी तरह प्रभावित है। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही संभाग समेत अमरकंटक और आसपास के क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पेंड्रा में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अमरकंटक में यह तापमान 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड हुआ है। ये इस सीजन का सबसे कम तापमान माना जा रहा है। अचानक बढ़ी ठंड और शीतलहर के कारण सुबह शाम लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। स्कूल कॉलेज जाने वाले छात्रों, बच्चों और साथ ही किसानों की दहाड़ी मजदूरी की विशेष करके परेशानियों का सामना इन्हीं को करना पड़ रहा है। खुले में काम करने वाले लोग और कमजोर तबके के लोग ठिठुरन से बचने के लिए अलाव, रजाइयों और गर्म कपड़ों का सहारा लेने को मजबूर हैं। भारतीय मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों के लिए ठंड और शीतलहर को लेकर चेतावनी भी जारी करी है। एसआईआर की प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरणों पर है। 2003 की लिस्ट में जिनका नाम नहीं मिल पा रहा, तो आधार नंबर मतदाता लिख रहे हैं। प्रदेश में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया के दौरान फॉर्म भरने के साथ अब जमा होने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। जमा हो चुके फॉर्म की प्रारंभिक जांच के दौरान कई तरह की खामियां सामने आ रही हैं। कई मतदाता आधा अधूरा फॉर्म जमा कर रहे हैं। कई तो ऐसे हैं जिनके नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं होने पर भी वे आधार नंबर ही लिखकर फॉर्म जमा कर रहे हैं। कई ने मोबाइल नंबर अधूरा यानी 9 डिजिट का ही लिख दिया है। इस तरह की कई खामियां फॉर्म में आ रही हैं। मतदाता गणना पत्र बंटने और कलेक्ट करने के साथ ही अब उनकी जांच का काम भी शुरू हो चुका है। ज्यादातर स्कूलों में जो शिक्षक बचे थे, उन्हें फॉर्म की छटाई, प्रारंभिक जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शिक्षक अपने क्षेत्र के बीएलओ के साथ जमा हुए फॉर्म जांचने का काम कर रहे हैं।
बस्तर से लेकर रायपुर की दूरी अब कम होगी। जगदलपुर रावघाट रेल लाइन पर तेजी से सीमांकन का कार्य शुरू हो चुका है। बस्तर के आदिवासी इलाकों को रायपुर से सीधे जोड़ने वाली 140 किलोमीटर की लंबी जगदलपुर रावघाट रेल लाइन परियोजना अब धरातल पर उतरने को तैयार है। इसके लिए कंपनी ने सीमांकन का कार्य भी शुरू कर दिया है। इस पूरी कार्यवाही में सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार अगर काम की शुरुआत बस्तर की तरफ से हुई है, तो पल्ली, कुड़कानार, करकापाल और बौलिंगा जैसे इलाके में काम ने गति पकड़ लिया है। इस इलाके में सीमांकन के लिए निशान जगह जगह देखे जा सकते हैं। इससे बस्तर वासियों में खुशी का माहौल तो है ही, साथ ही अब इनके काम जल्द पूरा होने की उम्मीद अब बढ़ चुकी है। परियोजना का ये नया अध्याय बस्तर के आर्थिक पुनरुत्थान का प्रतीक बन रहा है। अधिकारियों के मुताबिक जगदलपुर रावघाट के बीच 2 से 3 स्थानों में एक साथ निर्माण आरंभ करने की रणनीति अपनाई जा रही है, ताकि समय पर रहते यह काम पूरा किया जा सके। बिलासपुर ट्रेन हादसे में सस्पेंड असिस्टेंट लोको पायलट से 2 घंटे तक पूछताछ की गई। सीआरएस ने घायल एएलपी से पूछा कि क्या हुआ था उस दिन। 12 लोगों की जान गई थी। बिलासपुर में गेवरा बिलासपुर मेमू ट्रेन हादसे के 23 दिन बाद जाकर रेलवे ने मुख्य सुरक्षा आयुक्त यानी सीआरएस बीके मिश्रा कोलकाता से दोबारा बिलासपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अस्पताल जाकर सस्पेंड असिस्टेंट लोको पायलट रश्मि राज का बयान लिया। बता दें कि हादसे के वक्त एएलपी रश्मि राज भी ट्रेन में सवार थी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उनका अपोलो अस्पताल में इलाज चल रहा था। फिर बाद में उन्हें रेलवे अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया। उनसे 2 घंटे तक पूछताछ चली। हालांकि इस पूछताछ की बात अभी तक सामने नहीं आ पाई है। 4 नवंबर को हुए इस हादसे के बाद रेलवे ने इस घटना की जांच सीआरएस के साथ कराने की घोषणा की थी, जिसके बाद सीआरएस बीके मिश्रा कोलकाता से 5 नवंबर को बिलासपुर पहुंचे। इस दौरान 3 से लेकर 4 दिनों तक कैंप कर उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया था। साथ ही रेलवे के 50 से अधिक अधिकारी और कर्मचारियों से पूछताछ कर इनका बयान जारी किया गया था, दर्ज किया गया था। नक्सलियों ने एक बड़ा ऐलान किया है। 1 जनवरी को सामूहिक आत्मसमर्पण करने को लेकर प्रेस नोट में अभियान रोकने की शर्त जाहिर की जा रही है। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में चल रही डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस के बीच नक्सल मोर्चे ने एक अहम और अभूतपूर्व घटनाक्रम सामने आया है। सीपीआईएम महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जोन ने 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को संबोधित पत्र जारी कर आगामी 1 जनवरी 2026 को सामूहिक आत्मसमर्पण की घोषणा की है। संगठन के प्रवक्ता अनंत द्वारा जारी बयान के मुताबिक कमेटी के सभी सक्रिय सदस्य नए वर्ष की पहली तारीख को एक साथ मुख्यधारा में लौटने का निर्णय ले चुके हैं। इसके पहले उन्होंने सरकारों से सशर्त अपील की थी कि आत्मसमर्पण की तारीख तक सुरक्षा बलों के अभियान को पूरी तरीके से रोक दिया जाए। पत्र में कहा गया है कि जोन भर में फैले सदस्य से संपर्क और उन्हें सरेंडर प्रक्रिया के लिए तैयार करने में सक्रिय अभियान बाधा बन सकते हैं। अनंत ने लिखा है कि संगठन बिखरे हुए सभी साथियों को टुकड़ों में हथियार डालने के बजाय एकमुश्त बड़े स्तर पर पुनर्वास योजना के अंतर्गत आत्मसमर्पण को प्राथमिकता देता है। 15 साल बाद अब एक बार फिर से बंद की गई शराब को दुकान को खोला जा रहा है। रमन सिंह के कार्यकाल में इसको बंद किया गया था और अब एक बार फिर से ये विवादों में है। बलौदाबाजार के पलारी तहसील स्थित संडी बंगला में 15 साल पहले बंद किए गए शराब दुकान को फिर से खोलने की प्रक्रिया ग्राम पंचायत की मांग ने एक सामाजिक और राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। ये वही दुकान है जिसे वर्ष 2009-10 में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और आबकारी मंत्री अमर अग्रवाल के निर्देश पर ग्रामीणों के बड़े आंदोलन के बाद से बंद कर दिया गया था। वर्ष 2009-10 में संडी बंगला और आसपास के दर्जनों गांवों के हजारों निवासियों ने इस शराब दुकान के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन किया था। ग्रामीणों ने 2 महीने तक लगातार 24 घंटे अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया और दुकान के सामने धरना दिया। ये आंदोलन तत्कालीन आबकारी आयुक्त गणेश शंकर मिश्र के लिखित आश्वासन के बाद से समाप्त हुआ था। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए। इसके अलावा ये वीडियो आप शेयर करना चाहते हैं तो दोस्तों और रिश्तेदारों तक जरूर शेयर करिए, ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण खबरें बिना किसी रुकावट के पहुंचाई जा सके। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा, ताकि सभी लोगों तक यह महत्वपूर्ण खबरें पहुंचाई जा सके।